भूल गए हर बात मगर तेरा बात नहीं भूले। क्या क्या ना हुआ दिल के साथ, क्या क्या ना हुआ दिल के साथ मगर तेरा बात नहीं भूले। विद्यार्थियों, आप लोग मांग कर रहे थे कि सर उत्पादन संभावना वक्र तो हम समझ लिए, बहुत मज़ा आया, आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड भी दिया, लेकिन कमेंट करना चाहिए था वीडियो पर, कमेंट कर रहे हैं व्हाट्सएप पे आके। ये थोड़ी सी गड़बड़ी है। आप लोग वीडियो पर ही कमेंट कर दिया कीजिए ताकि नए जो स्टूडेंट जुड़ते हैं उन्हें भी पता चले कि इस वीडियो के अंदर भी जो कंसेप्ट बताए गए हैं वो सही और सटीक तरीके से बताए गए भी है या नहीं, तो ये उनके लिए अच्छा होगा। ठीक है ना। आप हमें मैसेज करते हैं ये भी ठीक है, इसमें भी कोई गलत नहीं है, लेकिन आप वहाँ पर अगर कमेंट करेंगे तो वो हमें भी दिखाई देगा और जो नए स्टूडेंट होते हैं उनको भी दिखाई देगा। ठीक है ना। चलो अब यहाँ पर हम लोग सीधे आते हैं कि सर ये बार बार आप जो है ना पिछली वीडियो में अवसर लागत शब्द का प्रयोग कर रहे थे, यही तो आप लोगों का सवाल था। तो ये बात हम बिल्कुल भी नहीं भूले हैं और इसीलिए मैंने कहा कि भूल गए हर बात मगर तेरा बात नहीं भूले। सो यहाँ पर देखो हमने बिल्कुल भी नहीं भूला है और आपको जैसे सवाल किए जाते हैं मैंने बिल्कुल ही वैसा ही यहाँ पर आंसर कर दिया है। हर एक चीज़ों को हमने पहले ही लिख लिया है ताकि आपको बताने में हम ज़्यादा समय दें, लिखने में कम समय जाएगा। लिखने में समय क्या जाएगा, लिख दिए हैं पहले से ही, तो यहाँ पर हमें जो है वो केवल समझना है। छोटी सी वीडियो है, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखने क्या वाले हैं सर देखने वाले हैं अवसर लागत, जिसे हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है क्या, समझिए इस बात को कि हम लोगों ने एक हमेशा से वाक्य सुना हुआ है क्या, कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। क्या, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। यही विचारधारा, यही एक कंसेप्ट के रूप में आया है। देखिए क्या कह रहे हैं कि अवसर लागत क्या है, यानी कि व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। गिव एग्जांपल, यानी कि उदाहरण दीजिए। तो इस तरीके से मैंने देखो पहले अंग्रेजी में डेफिनेशन लिखा है फिर हिंदी में। यहाँ पर एग्जाम्पल मैंने पहले अंग्रेजी से दिया है फिर हिंदी से भी दिया है। सो ध्यान से देखिए, इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस वन कमोडिटी, हमने डेफिनेशन कैसे लिया है कि इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस वन कमोडिटी, यानी कि किसी एक वस्तु के उत्पादन के लिए द प्रोडक्शन क्वांटिटी ऑफ द अदर कमोडिटी हैज टू बी सेक्रीफाइस्ड, यानी कि किसी एक वस्तु का यदि हम उत्पादन करते हैं तो दूसरी किसी अन्य वस्तु का हम उत्पादन मात्रा का त्याग कर देते हैं। ठीक है, आगे देखो, दैट क्वांटिटी ऑफ सेक्रीफाइस, जो हमने उत्पादन की मात्रा त्याग किया, इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यानी जिसे हम छोड़ते हैं, जिसे हम त्याग करते हैं वही क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। दैट इज, अर्थात द कॉस्ट ऑफ गिविंग अप, यानी जिसे हमने छोड़ा है, इज द, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, द कॉस्ट ऑफ गिविंग अप द बेस्ट अल्टरनेटिव इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यानी कि जो चीज़ हमारे लिए पहले एक अच्छे विकल्प के तौर पर था, हमने उसी अच्छे विकल्प को अब ठुकरा दिया क्योंकि उससे भी कोई अच्छा मिल गया होगा। ठीक है ना। यहाँ पर ध्यान रखिए, हिंदी से मैंने कैसे लिखा है कि किसी एक वस्तु के उत्पादन के लिए दूसरी वस्तु की मात्रा का, मात्रा मतलब उत्पादन मात्रा का त्याग करना पड़ता है। त्याग की वह मात्रा अवसर लागत कहलाती है, यानी कि जब हम किसी एक वस्तु का उत्पादन करते हैं तो उस समय हम दूसरी वस्तु का उत्पादन नहीं कर पाते हैं। अगर ये विचारधारा है तो यहाँ पर जिसका हमने त्याग किया तो कह रहा है त्याग की वह मात्रा अवसर लागत कहलाती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाती है। अर्थात सर्वोत्तम विकल्प, यानी कि जो सबसे अच्छा विकल्प था हमारे लिए, सबसे अच्छा ऑप्शन था हमारे लिए, उसमें से हमने त्याग कर दिया है, यानी कि सर्वोत्तम विकल्प त्यागने की लागत को हम अवसर लागत कहते हैं। जबरदस्त बात है ना, समझने की कोशिश करिए। अब जो है दो यहाँ पर ले लेते हैं लड़का ए, जिसका नाम मान लो कि अनिल है, ठीक है ना, अनिल, और दूसरी तरफ यहाँ पर मान लो कि अविता है, ठीक है ना। समझिए बात को, ये दोनों ने एक दूसरे से दोस्ती कर लिया, दोस्ती एक दूसरे से दोस्ती कर लिया, है ना। अब क्या है, ये आपस में जो है ना जीवन साथी बनना चाहते हैं, आपस में ये जीवन साथी बनना चाहते हैं। लेकिन अब यहाँ पर बात क्या है कि अनिल को कोई और भी पसंद आ जाता है, मान करके चलिए, ठीक है, ऐसा मानना है, झगड़े नहीं करने लगने हैं।
तो यहाँ पर कोई मान लीजिए कि अविता के साथ दूसरा कोई नाम आ जाता है सुविता, ठीक है, समझ पाए। अब देखिए ये करना चाहते थे दोनों दोस्ती, रहना चाहते थे जीवन के साथ साथ, लेकिन हुआ क्या, यानी कि अब इनसे शादी करने के लिए ये जो है वो इन्हें छोड़ देंगे। इसका मतलब क्या हुआ सर, अनिल के पास दो ऑप्शन थे। इनके घर वाले ने बताया कि भाई देख लो बेटा, या तो तुम्हें अविता से शादी करनी है, या फिर तुम अगर इससे शादी नहीं करते हो तो इससे शादी करनी होगी जिसका नाम सुविता है। अब ये दोनों लड़कियों में से किसी एक लड़के का आपको चयन करना है, ठीक है ना, एक लड़की से शादी करनी है, एक लड़की से विवाह करना है। अब जो है यहाँ पर अगर अनिल अविता के साथ बंध जाता है, ठीक है, जिससे कि A2 का निर्माण हो गया हम लोग कहते हैं ना कि भाई जब यहाँ पर दोनों मिल रहे हैं, दोनों का एक कॉमन नाम होना चाहिए, तो अविता बन गया, ठीक है, या फिर जो भी आप कॉमन नाम देना चाहें। तो यानी कि अनिल जो है वो अविता से विवाह कर लिया। इसके लिए सविता से शादी अब नहीं करेगा, सॉरी सुविता से अब शादी नहीं करेगा। इसका मतलब क्या कि इसे जो है वो शादी करने के लिए इसका जो है त्याग कर दिया, इसे जो है वो कोई मतलब नहीं है इसके जीवन में। समझ आ गया या नहीं, यानी कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो यही बात यहाँ पर भी है। चलिए, यहाँ तो ये कंसेप्ट था, मैंने जो है उसे मजाक में ले लिया है, लेकिन एक्चुअल में इसका कंसेप्ट भी यही है जो आपको हम अभी बताने वाले हैं, ठीक ना। देखो ध्यान से, हमने क्या कहा है कि एक फार्मर है, सेक्रीफाइस कर देता है, त्याग कर देता है द प्रोडक्शन ऑफ 120 क्विंटल्स ऑफ व्हीट। गेहूं का कितनी मात्रा का त्याग हो रहा है, 120 क्विंटल्स ऑफ व्हीट कह रहा है कि गेहूं की 120 क्विंटल जो है वो मात्रा का त्याग कर दिया। किसके लिए, टू प्रोड्यूस 100 टन्स ऑफ राइस, 100 टन धान उत्पादन करने के लिए 120 क्विंटल गेहूं का त्याग किया गया है, ठीक है। देयरफॉर द अमाउंट ऑफ वेट फॉरगन, जिसे यानी कि देख रहे हैं हमने 120 क्विंटल्स ऑफ वेट की बात किए थे कि यहाँ पर 100 टन चावल उत्पादन करने के लिए 120 टन गेहूं का क्या कर देता है, त्याग कर देता है, सेक्रीफाइस कर देता है। तो यही जो 120 क्विंटल्स ऑफ व्हीट होगा वुड बी द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अवसर लागत होगा। यहाँ पर हिंदी में देख लो, एक किसान क्या करता है, 100 टन चावल उत्पादन करने के लिए 120 क्विंटल गेहूं के उत्पादन का त्याग कर देता है। इसलिए गेहूं की त्याग की गई मात्रा जो 120 क्विंटल है वही 100 टन चावल उत्पादन करने के लिए क्या हो जाएगा, अवसर लागत हो जाएगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाएगा। जैसे एक और एग्जांपल देते हैं हम आपको, क्योंकि इसके कई सारे नाम हैं, इसको भी अभी समझना होगा। मान करके चलिए कि यहाँ पर हमारे पास दो वस्तु हैं X एंड Y, ठीक है ना, ये दोनों वस्तुओं का हमें उत्पादन करना है। अब इसे अगर ठीक से आप समझना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं, तो पिछली वीडियो में हमने बात किया था उत्पादन संभावना वक्र के बारे में, और वहाँ पर जितनी भी मान्यताएं हमने लिया था उस पर एक बार जा करके जरूर देख लीजिएगा। पिछली वीडियो का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है और कमेंट बॉक्स में भी हमने पिन अप कर दिया है, ठीक ना, वहाँ से आप देख लेना। और क्या देखना है आपको, मान्यताएं देखना है पिछली वीडियो से, और फिर आप इस कंसेप्ट को देखिएगा, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। लेकिन फिर भी हम यहाँ पर शॉर्ट में उसे समझाने की कोशिश करते हैं। हमने क्या मान लिया है, एजम्पशंस क्या किया है हमने कि दो वस्तु का ही उत्पादन करना है, X एंड Y। अब कोई सा भी दो वस्तु ले सकते हैं, हमें दो वस्तु का उत्पादन यानी कि करना है। अब इसके लिए जो भी हमारे पास रिसोर्सेस है वो मुझे पता है कि कितनी मात्रा है, यानी कि अर्थव्यवस्था के अंदर या फिर इकोनॉमी में कितने सारे संसाधन हैं ये भी मुझे पता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है ना। दूसरी बात ये भी है कि जितने भी हमारे रिसोर्सेस हैं वो चूंकि दोनों वस्तुओं के उत्पादन में समान रूप से कुशल नहीं होते हैं, यानी कि जितना अच्छे तरीके से मान लो X को बना सकते हैं, जरूरी नहीं है कि उतना अच्छे तरीके से Y को भी बना सकते हैं। जैसे जितना अच्छे तरीके से हम इकोनॉमिक्स पढ़ा सकते हैं, ये जरूरी नहीं है कि हम अदर सब्जेक्ट को भी उतना ही अच्छे तरीके से पढ़ा सकते हैं। हो सकता है कई सारे लोग पढ़ा भी लेते हैं बाकी सब्जेक्ट को भी। यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, ये जरूरी नहीं है कि जितना एक्सपर्ट किसी एक सब्जेक्ट मैटर में है उतना ही एक्सपर्ट किसी हम दूसरे सब्जेक्ट मैटर में हो, ये जरूरी नहीं है, ठीक है ना, ये एज्यूम करने की बात है। और क्या भाई, इसके अलावा और क्या,
तो हमारे यहाँ पर जितने भी संसाधन दिए हुए हैं उसमें चूंकि मैंने कहा कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन हम उन संसाधनों को जब चाहें तो इसके उत्पादन से हटा करके इसके उत्पादन में लगा सकते हैं, इसके उत्पादन से हटा करके इसके उत्पादन में लगा सकते हैं। यानी कि संसाधन सीमित जरूर हैं, लेकिन संसाधनों को ट्रांसफर किया जा सकता है फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ वन गुड्स या फिर वन कमोडिटी टू दी अनदर। समझ आ गया होगा ये भी बात। इसके अलावा एक और जो है खतरनाक वाला एजम्पशन है कि जितने भी यहाँ संसाधन हैं हमारे पास पता, उन सभी संसाधनों का, सभी रिसोर्सेज का फुल्ली एंड इफिशिएंटली यूटिलाइजेशन किया जा रहा है, यानी कि पूर्ण और कुशलतम प्रयोग किया जा रहा है, जिससे कि हमें पता चल सके कि अगर सारे संसाधन हम x में लगाते हो तो x का मैक्सिमम प्रोडक्शन क्या हो सकता है, और वही सारे संसाधन अगर हम घटा करके x से y में लगा देंगे तो y का मैक्सिमम प्रोडक्शन क्या हो सकता है, ये हमें पता चल जाएगा। इसीलिए संसाधनों को कह रहा है कि पूरी तरह से इस्तेमाल करना है, यानी कि सभी संसाधनों को रोजगार में लगा दिया गया है, आप ये भी कह सकते हैं, ठीक है ना, कि फुल्ली इस्तेमाल हो रहे हैं रिसोर्सेस एंड इफिशिएंटली, बिल्कुल भी वेस्ट नहीं जा रहे हैं, सभी संसाधनों को हमने पूर्णतः प्रयोग में लाना है। क्लियर है ना ये बात। इन्हीं मान्यताओं के साथ यहाँ पर ये हमने क्या कहा कि दो वस्तुओं का उत्पादन करना है। अब मान करके चलो कि अगर हमें जितने संसाधन पता है या फिर जितने संसाधन इकोनॉमी में दिए हुए हैं, उन सभी संसाधनों को अगर हम केवल x वस्तु के उत्पादन में लगा देंगे तो x का कुछ ना कुछ मैक्सिमम प्रोडक्शन तो होगा। इसे हम मेजर कर लेते हैं, मान करके चलिए कि ये x के जगह पर हम लिख देते हैं गेहूं, ठीक है। हाँ देखो गेहूं, अब गेहूं का प्रोडक्शन कितना लिए थे तो बोला है 120 क्विंटल्स ऑफ व्हीट, 120 क्विंटल जो है वो क्या उत्पादन हो जाएगा, गेहूं उत्पादन हो सकता है। लेकिन यदि आपने सारा जो है वो मान लीजिए कि रिसोर्स, सारा संसाधन, सारा फैक्टर सब कहाँ लगा दिया, गेहूं के उत्पादन में, तो मैक्सिमम कितना हो सका, 120 क्विंटल गेहूं का उत्पादन हो सका। लेकिन अब चूंकि आपके पास रिसोर्स बचे नहीं, चूंकि आपने सारे संसाधन कहाँ लगा दिया है, गेहूं के उत्पादन में, तब जाकर के 120 क्विंटल उत्पादन हो रहा है। तो इस समय मानिए कि जो दूसरा वस्तु उत्पादन आप कर सकते थे, मान करके चलो चावल का, ठीक है ना, तो चावल क्या क्या उस समय कुछ उत्पादन हो सकेगा, बताएंगे जरा। कहेंगे सर बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हमारे सारे संसाधन कहाँ लगे हुए हैं, सिर्फ गेहूं के उत्पादन में, तो उस समय हम चावल का उत्पादन नहीं कर पाएंगे। यही तो है अवसर लागत, यानी कि हमें गेहूं उगाने के लिए चावल छोड़ दिया। उल्टा भी हम कर सकते हैं कि सर चावल का केवल प्रोडक्शन कर लें तो भी देखिए करके, तो चावल के उत्पादन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो गेहूं के साइड में जितने भी लेबर, जितने भी अन्य साधन, जितने भी जो रिसोर्सेज लगे हुए हैं, सब आप जो है उठा करके ट्रांसफर कर दीजिए इधर, चावल के उत्पादन में लगा दीजिए सभी संसाधनों को। यहां से हटा करके सभी संसाधनों को कहां लगा दिए, चावल के उत्पादन में। तो चावल का भी तो मैक्सिमम कुछ प्रोडक्शन हो सकता है, तो बोला कि चावल का मैक्सिमम प्रोडक्शन जो है कितना लिखा हुआ था, 100 टन्स ऑफ राइस, यानी कि उस समय 100 टन्स जो है वो क्या हुआ, राइस का प्रोडक्शन हो गया। ठीक है, समझ पाए। लेकिन चूंकि मैंने कहा सारे संसाधन यहां से हटा करके यहां लगा दिए गए चावल के प्रोडक्शन में, तो गेहूं का उत्पादन उस समय नहीं हो सकेगा। समझ पाए या नहीं। इसका मतलब क्या हुआ सर कि जब हम गेहूं का 120 क्विंटल उत्पादन कर सकते हैं, उस समय हमें चावल का उत्पादन नहीं करना है, बल्कि कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि सारे संसाधन उस समय गेहूं के उत्पादन में ही लगे हुए हैं, जिसकी वजह से ये 120 क्विंटल उत्पादन हो सका है। तो इसका उत्पादन नहीं कर पाए, यानी कि इसके उत्पादन के लिए हमने इसको त्याग दिया। अब जब इसका उत्पादन करने लगेंगे 100 टन्स, तो चूंकि सारे संसाधन यहाँ लगा दिए जाएंगे, तो उस समय जो है गेहूं का प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। इस वजह से यानी कि कह सकते हैं इसे हम अवसर लागत को वैकल्पिक लागत, यानी कि इसे पाने के लिए इसे छोड़ रहे हैं और इसे पाने के लिए फिर देखो इसे छोड़ रहे हैं, यानी कि ये एक दूसरे के क्या है, अवसर लागत के रूप में है। यानी कि इसी वजह से इसका नाम पड़ा है वैकल्पिक लागत, यानी कि ऑल्टरनेटिव कॉस्ट। क्या बोला हमने, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ध्यान दीजिएगा। वैकल्पिक नाम मैंने कहा है, पहला ही नाम क्या, तो इसे मैंने कहा वैकल्पिक लागत। ठीक है, वैकल्पिक लागत। ठीक है, अंग्रेजी में बोल सकते हैं इसे ऑल्टरनेटिव क्या, कॉस्ट। ठीक है, अभी आपने देखा क्यों बोल रहे थे। दूसरी बात उदाहरण से ही समझना होगा। मान लीजिए कि एक जगह कहीं आपको काम मिल रहा था 20,000 रुपये का, यानी कि मंथली आपको 20,000 रुपये दिए जाएंगे अगर आप इस जगह पर काम करते हैं। मान करके चलो कोई एक कंपनी है ABC, कोई कंपनी का नाम है। इस कंपनी में अगर आप जॉब करते हैं, ठीक है, मान करके चलो 8 घंटे जॉब करते हैं, ये भी तय कर दिया जाए, ठीक है ना।
तो एक जगह आपको काम मिला है, ABC कंपनी का नाम है। इस कंपनी में आपको 8 घंटे काम करने हैं। इसके लिए आपको जो है 20,000 रुपये पेमेंट किए जाएंगे मंथली, ठीक है ना। ये क्या है, पर मंथ है, पर मंथ, प्रति महीना जो है आपको कितना मिलने वाला है, 20,000 रुपये मिलने वाला है, ठीक है। ये तो ठीक था। अगर आपके पास शुरुआत में कोई काम नहीं था, आप जुड़ गए यहाँ पर काम करने लगे, ठीक है ना। लेकिन दूसरा आपके पास ऑप्शन आता है कि नहीं भाई, एक नया कंपनी खुला है XYZ, और ये कंपनी बड़ा जो है ना एम्प्लॉय को हायर करने में लगा हुआ है, अभी ये संसाधनों को अपने पास जुटाने में लगा हुआ है, अच्छी लेबर को खोज रहा है। अब आपने देखा मौका, क्या मौका भाई, इस कंपनी ने आपको ऑफर दिया या फिर विज्ञापन दिया कहीं कि इस तरह के अगर कोई कारीगर हैं तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमारे यहाँ नौकरी कर सकते हैं। आपका तो खून खोल गया कि भाई यहाँ 20,000 में कौन जॉब करता है, कहाँ जाना चाहिए। तो यहाँ पर चूंकि पेमेंट मान लीजिए कि 50,000 रुपये मिल रहे हैं मंथली, कहोगे सर हम तो चले यहीं पर, क्योंकि यहाँ पर 50,000 रुपये देने पड़ेंगे, सॉरी 50,000 रुपये जो है पर मंथ मिलेंगे, है ना, देने नहीं पड़ेंगे, मिलेंगे। तो 50,000 रुपये पर मंथ आपको यहाँ पर मिलेगा। सर काम कितना करना है, वही काम आपको करने हैं जो काम आप यहाँ पर कर रहे थे, लगभग मान करके चलिए, थोड़ा बहुत भिन्नता हो सकता है, लेकिन काम यहाँ पर 8 घंटे हैं, 20,000 रुपये मिल रहा है। यहाँ पर भी काम 8 घंटे हैं, ये भी कितना, 50,000 रुपये पर मंथ है। काम मान करके चलो कि लगभग सेम टू सेम है, क्योंकि काम के हिसाब से भाई कई बार सैलरी बदल जाती है। तो आप कहोगे सर नहीं हम यहीं रहना चाहेंगे, ऐसे में भी आपको अवसर लागत हालांकि दिखेगा। अब मान लो कि आप अगर जो है पहले मौके में काम कर रहे थे और आपको दूसरा मौका फिर मिला, आपने देखा सर यहाँ पर पैसे ज़्यादा मिल रहे हैं, आप चले आए दूसरा काम को करने के लिए, यानी कि XYZ कंपनी के साथ आप जुड़ गए और यहाँ पर आप 8 घंटे काम दे रहे हैं, पैसे आप जो है 50,000 रुपये पा रहे हैं पर मंथ के हिसाब से। यानी कि आपने सेकेंड वाला जॉब पाने के लिए फर्स्ट वाला जॉब को छोड़ दिया। तो फर्स्ट वाला जो जॉब था वो कितने रुपए का था, 20,000 रुपये का। तो 20,000 रुपये यहाँ पर क्या हुआ, त्याग दिया ना आपने। 20,000 की नौकरी अब तो नहीं करेंगे, क्योंकि उसके जगह पर आपने क्या काम कर लिया है, 50,000 की नौकरी कर लिया है। तो इसलिए यानी कि एक को पाने के लिए हम दूसरे को छोड़ दे रहे हैं। तो 20,000 का नौकरी हमने छोड़ दिया 50,000 की नौकरी पाने के लिए, तो यही है 50,000 रुपये का अवसर लागत हो जाएगा 20,000 रुपये। समझ आया या नहीं। तो यहाँ पर देखिए, इसको हम लोग हस्तांतरण आय भी बोलते हैं, यानी कि अवसर लागत का ही जो है वो दूसरा नाम एक और बता रहे हैं आपको हम, हस्तांतरण आय। क्योंकि हमारी इनकम पहले काम में कितना मिल रहा था, 20,000 रुपये, अब हमारा वही जो है वो उतना ही काम के घंटे में कितना मिलने वाला है, 50,000 रुपये। यानी कि हमारा इनकम ट्रांसफ़र हो गया, हमारा इनकम परिवर्तित हो गया। सो यहाँ पर दूसरा इसीलिए नाम पड़ा है इसका, क्या, हस्तांतरण आय। क्या बोल रहे हैं, हस्तांतरण, क्या बोल रहे हैं, आय। समझ पाए या नहीं। यानी कि इसको हम ट्रांसफ़र अर्निंग बोलेंगे, ट्रांसफ़र अर्निंग। क्लियर है। अब कई बार इसको लोग हस्तांतरण लागत भी कहते हैं। क्या कहते हैं, हस्तांतरण लागत, यानी कि ट्रांसफ़र, दोबारा से नहीं लिखेंगे, यहाँ सिर्फ लिख देते हैं कॉस्ट, ठीक है ना। यानी कि इसे हस्तांतरण लागत भी कहते हैं, हस्तांतरण आय भी कहते हैं, वैकल्पिक लागत भी कहते हैं। एक और नाम है, ठीक है ना, क्या नाम है भाई, चूंकि ये जनरली आपको मैंने या तो रिसोर्स के बारे में बताया या फिर पैसे के बारे में बता रहे हैं, ये क्या है, संसाधन है, ये जो है क्या है, इनकम है। इसलिए यानी कि इसे हम आर्थिक रूप में जानते हैं। इस वजह से कई बार इसे कहा जाता है कि ये आर्थिक लागत है। बहुत ही फेमस नाम है ये, आर्थिक लागत, जिसका अंग्रेजी नाम है क्या, इकोनॉमिक कॉस्ट, या फिर इकोनॉमिक रेंट भी बोलते हैं इसको, इकोनॉमिक कॉस्ट। सो उम्मीद है कि आप इन चीज़ों को समझ पाए हैं कि अवसर लागत के जो है कई सारे वैकल्पिक नाम हैं। जैसे कि एक व्यक्ति का अलग अलग जो है वो जगह पर अलग अलग नाम होता है। घर में किसी और नाम से आपको बुलाया जा रहा है कि नहीं, आपको जो है स्कूल में किसी और नाम से बुलाया जा रहा है। अगर वो वाली हैं तो अलग नाम से बुला रही हैं, या फिर वो वाले हैं तो अलग नाम से बुला रहे हैं। मतलब क्या है, यहाँ पे सीधे तौर पर हम लोग समझें कि एक ही इंसान का जिस प्रकार से अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम हो सकते हैं, उसी प्रकार से अवसर लागत का भी ये सब सारे जो हैं वैकल्पिक नाम हैं। हम लोग अवसर लागत को वैकल्पिक लागत, हस्तांतरण आय, हस्तांतरण लागत या फिर आर्थिक लागत भी बोलते हैं। सो उम्मीद है कि आज इस कंसेप्ट को आप समझ पाए हैं। निश्चित तौर पर आप इस वीडियो में कमेंट जरूर करेंगे कि कितना अच्छे से आपको समझ में आया है। हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी आपको हम इसी तरीके से छोटे छोटे कंसेप्ट अलग अलग वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से पहुंचाएंगे। सो मिलते हैं हम अगली वीडियो में। जय हिंद।